हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग आज जो है यहाँ से यूनिट फर्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस की उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। और ये हम लोग टोटल जो है यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की सारी यूनिट जो है इसमें ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यूज लगाएंगे। इसमें आपको 2018, 2022, 2024 का जो एमपीसेट के जो पेपर थे पुराने उसके क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। इससे आप जो है अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकेंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। साथ ही सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिट फर्स्ट में मान लिया कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको किस तरह से पढ़ा जाए, किस क्या रणनीति उनके लिए अपनाई जाए। ठीक है, किस टॉपिक पे वेटेज हमें ज्यादा देने की आवश्यकता है, किस पर कम वेटेज हम दे तो चलेगा। इस तरह से हम लोग इस सेशन को देखने वाले हैं। तो इसमें आज का जो सेशन है इसमें यूनिट फर्स्ट के हम लोग पीवाईक्यू देखने वाले हैं। 2018, 2022 और 2024 के जो क्वेश्चंस पेपर हो चुके हैं उसके कुछ पीवाईक्यूज हमने लिए हैं और उसको हमने सोल्व किया है। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि पुराने क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये वाला जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम लोग पूरी 10 यूनिट के जो पीवाईक्यूज है वो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। साथ ही आप लोगों के लिए बता दूं कि संडे के संडे हम लोग एक मैराथन क्लास भी लाने वाले हैं, जिसमें हम पूरा कंप्लीट जो पुराने पेपर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर जो है लगाएंगे लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस का एमपी सेट, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स शुरू हो चुका है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस अभी हम लोगों ने रखी है 2999। ये कोर्स की एक्चुअल फीस जो है वो 7999 है, बट अभी ऑफर में हम लोग इसको 2999 में दे रहे हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हमारे पास में सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हैं और इसमें से कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत जरूरी है उस पर बात करते हैं। देखिए, पहला हम लोग बात करें तो पहले हमारे पास में है अवधारणा या कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इसमें एक दिया गया स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति व नागरिकता। वही एक राजनीतिक परंपराएं दी गई है जिसमें उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सिज्म, नारीवाद, परिस्थितिवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद है। इसमें अगर हम लोग देखें थोड़ा सा तो हमारे लिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन 3 टॉपिक से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस, ये 3 टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन 3 टॉपिक में या जनरली इस पूरी यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो आपको पढ़ने की जो रणनीति है उसमें आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पर आपको जो भी विचारक है, जैसे लिबर्टी से संबंधित कुछ विचारक है, इक्वलिटी से संबंधित कुछ विचारक है, जस्टिस से संबंधित है, तो उनकी जो फेमस पुस्तक है वो बुक्स आपको पढ़नी है। साथ ही यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जरूर याद रखने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और इस पर बुक्स और स्टेटमेंट ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी के टाइप्स की बात कर ले, इक्वलिटी के टाइप्स, इक्वलिटी है क्या, जस्टिस उसके टाइप्स की बात कर ले। इसके अलावा एक जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी थ्योरीज जो है वो पूछी जाती है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पावर की बात करें, पावर क्या है, इसके टाइप्स, एलाइड जो पावर है उसके बारे में पूछा जाता है। सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट रखना है, मतलब जो तैयारी का तरीका रहेगा, वो सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बुक्स पे फोकस रखना है और साथ ही स्टेटमेंट। इसके अलावा आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज जरूर लगाना है ना, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज अगर आपको मिल जाते हैं तो वो भी आप जरूर लगाइएगा। मार्केट में ढेरों बुक्स अवेलेबल है जहां आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। हम लोग भी शुरू कर रहे हैं यहाँ पर ये सीरीज की पीवाईक्यूज आप लोगों को साथ साथ लगवाए जा रहे हैं ना। तो आप लोगों की तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए ऑल एग्जाम प्लेस द्वारा ये प्रयास शुरू किया गया है। ये प्रयास किया गया आप लोगों के लिए कि आपकी तैयारी को और बेटर कैसे किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि भाई पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उसको यूनिट वाइज हम लोग लगवा देते हैं तीनों, और साथ में एक सीरीज में हम लोग जो है मैराथन क्लास की ले आते हैं जिसमें आप लोगों को पूरा पेपर कंप्लीट सोल्व करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो थोड़ा सा अभी ये वाले जो टॉपिक है लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, इसमें क्वेश्चंस कम आते हैं ना, तो इस पर अगर आप थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा। मार्क्सिज्म से भी क्वेश्चंस थोड़े कम ही आते हैं, पर मार्क्सिज्म अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर एक तो यंग मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म, इस पे थोड़ा सा वेटेज देना पड़ेगा। नव मार्क्सवाद क्या है, इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से, उनकी फेमस पुस्तक क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है, उस पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
इसके अलावा अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके नारीवाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नारीवादी प्रमुख विचारक कौन कौन से, उस पर प्रश्न बनते हैं। पारिस्थितिकीवाद, इकोलॉजिज्म पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा ना। और इसमें जो नई नई अवधारणा है, जैसे हम लोग बात करें डीप इकोलॉजी की बात करें, इसके अलावा साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के बारे में, या इसके और जो अन्य विचारक है उसके बारे में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक बहुसंस्कृतिवाद जो है, मल्टी कल्चरिज्म, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रमुख विचारक है जैसे टेलर है, भिक्खू पारेख है, इनके विचार आपको जानना चाहिए और वो पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। एक उत्तर आधुनिकतावाद, इस पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो टेरेका है, फूको है, इनके विचार आपको जानना है और उसको क्लियर रखना है। तो मैं आपको शॉर्ट में इस पूरे यूनिट में ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखना है, ज्यादा इन पे वेटेज रखेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। अगर कॉन्सेप्ट में बात करें तो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी में कुछ कॉन्सेप्ट, पावर और सिटीजनशिप, ये टॉपिक इधर मार्क्सिज्म में यंग और न्यू मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। इकोलॉजिज्म पे बनते हैं। बहुसंस्कृतिवाद पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्लस पोस्ट मॉडर्निज्म, इस पर प्रश्न आते हैं। इन सबको पढ़ने के लिए तरीका रहेगा कि एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, उनकी बुक्स देखनी है, स्टेटमेंट और प्लस पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज, उसी से आपकी तैयारी को जो है एक नई दिशा मिलेगी, आपको चीजें याद रहेगी। क्योंकि थ्योरीज में ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, बुक्स और देन स्टेटमेंट के साथ है कि आप भूलोगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज लगाइए, आपकी तैयारी और बेटर होती जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड, उस पर बात करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न है हमारे पास में यूनिट फर्स्ट में 2018, 22 और 24 के जो प्रश्न हैं उसी को समराइज करके यहाँ पर हम लोगों ने इसको शुरू कर रहे हैं। और एक प्रश्न पूछा गया था, औद्योगिक लोकतंत्र शब्द किसने इसको सबसे पहले गढ़ा था? रुडोल्फ द्वारा, मार्क्स और एंजल्स द्वारा, सिडनी और बिट्राइस वेब द्वारा, या फिर एलिनर और विंसेंट ऑस्ट्रियन द्वारा? तो ये शब्द जो है सबसे पहले गढ़ा था यहाँ पर सिडनी और बिट्राइस वेब, ये एक जो है कपल है, वेब कपल बोला जाता है इनको, और इनके द्वारा ये शब्द सबसे पहले गढ़ा था। औद्योगिक लोकतंत्र का मतलब ये होता है जहां श्रमिक वर्ग को भी एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी दी जाए, उनके हितों को हम ध्यान रखें, तो ये औद्योगिक लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति जो हो वेब दंपत्ति है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो वेब दंपत्ति ने इस शब्द का प्रयोग श्रमिकों की भागीदारी व देन सह प्रबंधन के लिए किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, जेम्स ब्राइस ने 4 प्रकार की स्वतंत्रता समानता का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता उसमें शामिल नहीं है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, या प्राकृतिक समानता, या फिर कानूनी समानता। तो जेम्स ब्राइस ने 4 प्रकार की यहाँ पर जो है समानता की बात की है, इक्वलिटी की बात की है। आपको बताना है कौन सी उन 4 में शामिल नहीं थी, सिविल इक्वलिटी, या फिर पॉलिटिकल इक्वलिटी, नेचुरल इक्वलिटी, या फिर हम लोग बात करें लीगल इक्वलिटी। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इसका आंसर रहेगा प्राकृतिक समानता। तो यहां पर जेम्स ब्राइस ने प्राकृतिक समानता की बात नहीं की, उन्होंने अगर हम बात करें नागरिक समानता की बात की, राजनीतिक समानता की बात की, वैदिक समानता की बात की और आर्थिक समानता इसकी बात की। तो उन्होंने 4 प्रकार की समानता बताई गई है, एक सिविल इक्वलिटी की बात की है, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात की है, लीगल और एक इकोनॉमिकल। तो ब्राइस ने नागरिक, राजनीतिक, कानूनी समानता की बात तो की, परंतु प्राकृतिक समानता की बात नहीं की है। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक समाजवाद नहीं माना जाता, मतलब किसे काल्पनिक समाजवादी नहीं माना जाता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए यूटोपियन सोशलिस्ट या सोशलिस्ट? यूटोपियन सोशलिस्ट का मतलब यह है, हम लोग एक्चुअली समाजवाद का मतलब मानते हैं जैसा समाज जिसमें समानता हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी के साथ समानता पूर्वक व्यवहार किया जाए, उसी को हम लोग समाजवाद मानते हैं। परंतु ये कोरी कल्पना है, हाइपोथेसिस बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये कल्पना है, ऐसा वास्तव में होना संभव नहीं है। इसीलिए कार्ल मार्क्स जो है वो वैज्ञानिक समाजवाद का आधार रखते हैं और वो कहते हैं कि समाजवाद जो है उसमें हम वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना करके यहाँ पर जो है समाजवाद को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पूंजी का सामूहिक अधिकार होगा। तो समाजवाद को आदर्श स्वरूप में लागू करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है ना। तो पूछा गया है कि किसे काल्पनिक समाजवादी
नहीं माना जाता। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट ओवेन, डेविड मैककिलन और चार्ल्स फूरियर या फिर पीजे पुंथो। इसका आंसर रहेगा डेविड मैककिलन। ठीक है, तो डेविड मैककिलन एक मार्क्सवादी चिंतक है, ना कि 19वीं शताब्दी के काल्पनिक समाजवादी। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पोस्ट मॉडर्निज्म का अग्रदूत माना जाता है, माने किसने पोस्ट मॉडर्निज्म को प्रमोट किया या उसको स्टार्ट किया, उसको लीड करने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन थे फ्रेडरिक नीशे, माइकल फोकाल्ट, मार्टिन हाइडेगर या फिर हम बात करें जैक्स डेरिडा। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेडरिक नीशे। ठीक है, तो नीशे ने सत्य, नैतिकता और सत्ता की सापेक्षता का विचार दिया, जिसने उत्तर आधुनिक सोच की नींव रखी। तो देखिए, जहां हम लोग बात करें आधुनिकतावाद स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों को बल देता था, वहीं उत्तर आधुनिकतावाद का मानना यह है कि जो सत्य होता है या मोरलिटी होती है वो व्यक्ति सापेक्ष होती है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है क्या सही है क्या गलत है ना, माने व्यक्ति प्रमुख निर्धारक है, ना कि कोई और चीज। ठीक है, तो ये कहते हैं सत्य, नैतिकता और सत्ता जो है वो सापेक्षता सही हो सकती है, सापेक्षता गलत भी हो सकती है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता। इसके बाद न्याय एक शाश्वत या पूर्ण अवधारणा है। एक प्रश्न है, न्याय जो है एक शाश्वत या पूर्ण अवधारणा है और सत्य की तरह ही है, अपरिवर्तनीय, अचूक और कुछ विशिष्ट नियमों द्वारा शासित होता है। न्याय का इस विचार का कौन समर्थन करता है? जस्टिस इज एन इटर्नल और एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट एंड लाइक ट्रूथ इट इज अनचार्जेबल या चेंजेबल, infallible and is governed by certain specific rules. This view of justice is supported by whom? Plato, Augustine या Aquinas या all of the above, माने सभी। तो आपको बताना है न्याय को एक शाश्वत पूर्ण अवधारणा किन किन विचारकों ने माना है, आपको ये बताना है। तो लगभग प्लेटो ने भी, ऑगस्टीन ने भी और एक्विनोस ने भी, सभी ने इसको जो है शाश्वत और पूर्ण अवधारणा माना है। माने न्याय को नैतिक, सत्य और शाश्वत सिद्धांत के रूप में इन्होंने देखा है। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो किसने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में क्लासिफाई किया है? हु इन हिज बुक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्लासिफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। माने किस व्यक्ति ने स्वतंत्रता को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव में, और उनकी पुस्तक का नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो आपको बताना किसने किया है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है H.J. लास्की, ईसा बर्लिन, जेरेमी बेंथम या फिर जॉन रॉल्स। तो इसका सही आंसर रहेगा ईसा बर्लिन। ठीक है, तो ईसा बर्लिन ने स्वतंत्रता के दो टाइप से बताए हैं। दो कौन कौन से भाई? एक नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में बाधाओं का अभाव स्वतंत्रता है, ये मानना नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, बाधाओं की अनुपस्थिति। और पॉजिटिव का मतलब है व्यक्ति को अपने विकास के अवसर प्रोवाइड करना, पॉजिटिव लिबर्टी है। तो ईसा बर्लिन ने अपनी पुस्तक में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी विचार है? तो किसने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी बताया है, आपको ये बताना है। फॉर होम अमॉन्ग द फॉलोइंग आर लिबर्टी एंड इक्वलिटी म्यूचुअली एंथेटिकल आइडियाज? आपके ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम या जॉन रॉल्स। तो आपको बताना किसने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी विचार बताया। इनका कहना है कि भाई एक चीज होगी तो दूसरी चीज का हनन होगा, माने स्वतंत्रता अगर हम करेंगे तो समानता नहीं दे पाएंगे, और समानता पूरी करेंगे तो स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी। तो दूसरे को एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्टरी बताया इन्होंने। इसका सही आंसर है लॉर्ड एक्टन। तो लॉर्ड एक्टन का कहना था कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि समानता और स्वतंत्रता को, माने समानता जो है वो स्वतंत्रता को सीमित करती है। जब हम समानता का सिद्धांत लागू करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो है लोगों की प्रभावित होगी। ये लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है, उनका कहना था। इसके बाद एक न्यायपूर्ण समाज की आधारभूत संस्थाओं और संरचनाओं के निर्धारण हेतु अनभिज्ञता का पर्दा के दार्शनिक विचार को किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया? Who propounded the philosophical idea of veil of ignorance to determine the basic institution and structure of a just society? आपके ऑप्शंस हैं H.J. लास्की,
जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम या जॉन रॉल्स? तो इसका सही आंसर रहेगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने व्यक्ति की मूल अवस्था को यहां पर जो माना है कि भाई मूल अवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं था, है ना उसको अपनी जाति का, ना धर्म का, ना अपने लिंग का ज्ञान था, उसके ऊपर अज्ञानता का पर्दा था। इस अज्ञानता की पर्दे की वजह से वो सबके साथ समानता का व्यवहार करता था। जब ये अज्ञानता का पर्दा हटता है, जब व्यक्ति अपनी मूल स्थिति को जानने लगा, तब उसने जो है न्यायपूर्ण व्यवहार करना बंद किया। तो यहां पर ये विचार जो है जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी सिद्धांत बड़ा फेमस है ना, तो हम लोग यूनिट 2 में भी इसको पढ़े हैं जॉन रॉल्स को, और न्याय संबंधी सिद्धांत इसको जस्टिस वाले टॉपिक में भी पढ़े हैं ना। तो ध्यान रखना, जॉन रॉल्स का कहना है कि व्यक्ति की जो मूल अवस्था है उसमें उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो स्थिति को नहीं पहचान पा रहा है, और इसलिए वो सबके साथ समानता का व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांतों का प्रस्तावक नहीं है? माने कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत जो है उसको मानने वाला नहीं है, उसको एक तरह से कह सकते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोपोनेंट टू द नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स? आपके ऑप्शन है एच जे लास्की, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, या फिर हम लोग बात करें जॉन रॉल्स। तो इसका सही आंसर रहेगा जेरेमी बेंथम। तो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को बकवास कहा है। उनका कहना है कि प्राकृतिक अधिकार जो है ऐसा कुछ नहीं होता, प्राकृतिक अधिकार जो है अराजकता उत्पन्न करते हैं, इसलिए अधिकार वही अच्छे हैं जो विधि द्वारा दिए जाए। विधि द्वारा स्थापित अधिकारों को ही उन्होंने वास्तविक अधिकार माना है। तो बेंथम इसको जो है प्राकृतिक अधिकारों को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स कहते हैं, और कहते हैं उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं। बेंथम का एक विचार है उपयोगितावाद, जिसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की वो बात करते हैं, और विधि द्वारा दिए गए अधिकारों को ही वास्तविक अधिकार मानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? अकॉर्डिंग टू मार्क्स द फर्स्ट एयर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वॉज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शन हैं ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, माने कबीलाई संघर्ष, दास्ता, सामंतवाद, या फिर आदिम साम्यवाद। तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने मानव के संपूर्ण इतिहास को 6 चरणों में डिवाइड किया है, और उनका कहना था कि अब तक का जो इतिहास है वो मानव संघर्ष का इतिहास है। मानव ने इतिहास के हर चरण में 2 वर्ग रहे हैं, और 2 वर्गों के बीच में संघर्ष रहा है। मानव इतिहास के सबसे पहले चरण को वो आदिम साम्यवाद कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा आदिम साम्यवाद, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। और आदिम साम्यवाद ऐसी स्थिति थी जिसके पास, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं किसी प्रकार की असमानता नहीं थी, कोई वर्ग नहीं था, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं था। इसके बाद यहाँ पर जो है एक तरह से वर्ग उत्पन्न हुए और संघर्ष की अवधारणा डेवलप होती है। तो उन्होंने मानव इतिहास को 6 चरणों में डिवाइड किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है आदिम साम्यवाद, और सबसे लास्ट है कम्युनिज्म साम्यवाद। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और सही आंसर बताना है क्या रहेगा। राज्य एक नैतिक संस्था है, आपको सूची फर्स्ट में पहला ऑप्शन दिया गया स्टेट इज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा बी ऑप्शन है राज्य एक कृत्रिम संस्था है, सी है राज्य शोषण का यंत्र है, डी राज्य एक आवश्यक बुराई है। आपके सूची 2 में ऑप्शन दिए गए हैं, ये आदर्शवादी विचार है या समझौतावादी, मार्क्सवादी या अराजकतावादी। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी दिए गए हमारे पास में। तो इसका आंसर रहेगा, हम लोग कह सकते हैं पहले का ए आंसर, माने राज्य एक नैतिक संस्था है, एक आदर्शवादी विचार है। ये राज्य एक कृत्रिम संस्था है, ये मार्क्सवादी हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्या है, मार्क्सिज्म वाला विचार है। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, मार्क्स की जगह इसको विचार जो मेन माना जाता है राज्य कृत्रिम संस्था, ये समझौतावादी, माने लोगों ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसका फॉर्मेशन किया है। तो कुछ लोग ऐसे विचारक है जो कहते हैं कि राज्य जो है कृत्रिम संस्था, माने लोगों ने आपस में समझौता करके इसका फॉर्मेशन किया है। वहीं मार्क्सिज्म में माना जाता है कि राज्य जो है वो शोषण का यंत्र है, ये सेकेंड ऑप्शन है इसका, माने राज्य को शोषण का यंत्र बताया गया है। और राज्य को एक अनावश्यक बुराई के रूप में कौन बोलते हैं, ये है अराजकतावादी, एनार्किस्ट जिसको आप बोलते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान रखना है ना। ये सारे हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं, उसी में से क्वेश्चंस आए हैं, आप लोग देख सकते हैं नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता का स्थान सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च है? जेएस मिल, बेंथम, इसाबर्लिन या टीएच ग्रीन? तो इसका सही आंसर रहेगा इसाबर्लिन। निसाबर्लिन का कहना है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसका स्थान सकारात्मक स्वतंत्रता से ऊपर माना है, इन्होंने उसको सुपीरियर माना है ना। तो इनका कहना था कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है बाधाओं की अनुपस्थिति, माने व्यक्ति के अधिकारों के प्रयोग में अगर किसी प्रकार की बाधा ना है या बाधा नहीं है तो इसको उन्होंने नाम दिया है नकारात्मक स्वतंत्रता। बाधाओं का ना होना और व्यक्ति को अपने कल्याण के अवसर प्रोवाइड करना, ये सकारात्मक स्वतंत्रता। तो कहना कि सरकार अगर बाधा क्रिएट नहीं कर रही तो ये ज्यादा अच्छा है, बजाय व्यक्ति के खुद के डेवलपमेंट के अवसर जो है प्रोवाइड करना। एक है एडमंड बर्क द्वारा किस राजनीतिक सिद्धांत को दुनिया की सबसे शर्मनाक वस्तु के रूप में डिफाइन किया गया है? तो एडमंड बर्ग द्वारा किस पॉलिटिकल थ्योरी को यहां पर दुनिया की सबसे शेमलेस थिंग के रूप में कहा गया है? ट्रेडिशंस को, रिवोल्यूशंस को, डेमोक्रेसी को या फिर राइट्स को? तो आपको बताना है कि एडमंड बर्ग द्वारा किसे दुनिया की सबसे शर्मनाक वस्तु बताया गया है। इसका सही आंसर रहेगा लोकतंत्र। तो एडमंड बर्ग जो है वो फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हैं और लोकतंत्र को दुनिया की सबसे शर्मनाक वस्तु बताते हैं। तो एडमंड बर्ग जो है डेमोक्रेसी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे शर्मनाक वस्तु है, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑटोक्रेसी ठीक है, राजतंत्र जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक शब्द है बैसाखी की ओर पर टिकी शाब्दिक बकवास, है ना, इसका विचार किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो बैसाखियों पर टिकी शाब्दिक बकवास का विचार किस सिद्धांत से जुड़ा है आपको ये बताना है। नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स माने अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपके आंसर जो रहेगा वो है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स माने जस्ट बकवास कहा है और उन्हें काल्पनिक बताया है। इसके बाद एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्षवाद का माने पॉजिटिविज्म का मुख्य प्रवर्तक कहा जाता है? अगस्त काम्टे, जर्मीनो, मैकियावली या फिर रॉबर्ट मिशेल्स? तो इसका सही आंसर आएगा अगस्त काम्टे। तो अगस्त काम्टे को हम लोग जो है यहाँ पर प्रत्यक्षवाद का जनक मानते हैं, प्रवर्तक मानते हैं। काम्टे ने समाज को वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन की वकालत की, इसलिए उन्हें समाज शास्त्र का जनक भी माना जाता है और देन प्रत्यक्षवाद का जनक भी माना जाता है। तो अगस्त काम्टे को हम लोग समाज शास्त्र और देन प्रत्यक्षवाद इसका जनक मानते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवाद से रिलेटेड नहीं है? Which of the following statement is related to Marxism? माने राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, राज्य का आवश्यक बुराई है, राज्य शोषण का यंत्र है या फिर राज्य एक समन्वयक संस्था है? तो इसका आंसर रहेगा राज्य शोषण का एक यंत्र है, ये मार्क्सिज्म में माना जाता है। तो मार्क्सवाद राज्य का विरोध करता है और राज्य विहीन समाज और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात करता है, क्योंकि राज्य को वो शोषणकारी माने, राज्य जो है वो पूंजीवादी वर्ग जो है उसकी हितों की पूर्ति का साधन उन्होंने बताया है और कहा है कि मार्क्स जो है वो मार्क्सवाद राज्य का वर्गीय शोषण का यंत्र है जो शासक वर्ग के हित में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में चर्च और राज्य का पृथक्करणता या पृथक्करण प्रतिबिंब है, यह सिद्धांत किसने दिया? देखिए, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में अगर हम बात करें चर्च और राज्य के पृथक्करणता की बात की है, मतलब चर्च अलग है और राज्य अलग है। चर्च का मतलब यहाँ मान लीजिए क्रिश्चियनिटी से कि धर्म और राजनीति के सेपरेशन की बात किसने की है? यही विचार धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, सेक्युलरिज्म कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि राज्य जो है उसकी भूमिका अलग है, धर्म की भूमिका अलग है, राज्य को धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और जो है धर्म को राज्य के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग संस्था अलग अलग कार्य करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसका एक विपरीत अर्थ जो है, मतलब विपरीत की जगह हम लोग कहें कि इसका एक समानार्थी शब्द जो है वो पंथ निरपेक्षता लेके चलते हैं, जिसका मतलब क्या है, राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे, तो ये पंथ निरपेक्षता हम लोग लेके चलते हैं। तो हम लोग जो है भारत में पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, माने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार का, जबकि पश्चिमी देशों में चलता है धर्म और राज्य के पृथक्करणता का सिद्धांत, जिसको आप बोलते हैं सेक्युलरिज्म। तो इसका आंसर रहेगा ए।
धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म की जो भूमिका है वो अलग अलग होती है ताकि धार्मिक निष्पक्षता बने रहे। ठीक है, तो ये सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस जो है क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्लासेस शुरू हो चुकी है ना, जरूर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग इसकी बात करें तो हम लोगों ने इसकी जो ऑफर प्राइस रखी है वो भी रखी है 2,999। एक्चुअल फीस इसकी 7,999 है। और पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है, नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जुड़ना ना भूले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो रहेगा वो यूनिट 2 के रहेगा। यूनिट 2 में जो क्वेश्चंस आए हैं पुराने पेपर्स में उसकी हम लोग बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए उसमें इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी दार्शनिक विचारकों में, उसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।